नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका हमारा मित्र है या कि शत्रु है। मैं आपको संदर्भ दूँगा डॉक्टर गुरुमूर्ति जी के कुछ लेक्चर्स की, और उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भई 1950 के दशक में यूएन ने ये कहा था कि यदि आपको आधुनिक बनना है, तो आपको अपनी जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, वो छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन 2010 का दशक आते-आते यूएन स्वयं जो है, वो अब सांस्कृतिक विरासत की बात करने लगा है। डेवलपमेंट विद कल्चर, इसकी बात होने लगी। तो ये जो आधुनिकता का जो एक स्वांग है, मैं तो स्वांग कहता हूँ इसको, आप ये कह सकते हैं कि मैं जजमेंटल हो रहा हूँ, लेकिन ये जो आधुनिकता का जो स्वांग है, क्या ये एक इंपीरियलिस्टिक फिलॉसफी है? बिल्कुल। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। तो जैसे ही द बैटन ऑफ लीडरशिप शिफ्टेड फ्रॉम यूके टू यूएस, तो हमें ये समझना है कि सम ऑफ द एरिस्टोक्रेट फैमिलीज जो यूके की थी, ठीक है, वो चाहती थी कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बने जिसमें इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म कंटिन्यू करे, लेकिन किसी को पता ना पड़े कि ये कंटिन्यू हो रहा है। जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि यूनिपोलर डॉलर ट्रेड के हिसाब से सारी संस्थाएं का डिजाइन और फ्रेमवर्क बनाया गया। ये क्यों बनाया गया, इसके लिए आपके दर्शकों के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। समझ लो कि आप 5 जन जा रहे हैं, फ्रेंड सर्कल है, सैटरडे संडे है, वीकेंड है, खाना खाने जा रहे हैं होटल में, ठीक है। तो 5 में से एक अमेरिका से आया हुआ है। तो अमेरिका वाला बंदा बोलता है कि आज एक काम करते हैं कि होटल का जो बिल है वो मेरी करेंसी में पे करते हैं, ठीक है, डॉलर में पे करेंगे। तो बाकी के फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है, कर लेते हैं इस बार ऐसा। हाँ, आपको बहुत शौक है बिल पे करने का, तो डॉलर करेंसी में कर लेते हैं। फिर जो है अमेरिका वाला बंदा बोलता है कि एक काम करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो लेन देन करते हैं ना, वो भी अब आप एक काम करो कि मेरी करेंसी में ही करो, ठीक है। तो इसके लिए भी सारे देश तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और वो 5 में से एक जो था वो बहुत बेस्ट फ्रेंड था, यूके वाला बंदा। तो यूके वाले बंदे ने सोचा कि ठीक है, मेरा तो स्ट्रॉन्ग अलायंस है अमेरिका वाले फ्रेंड के साथ, तो मुझे भी इसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो ही जाएगा, ये जो नई स्कीम हम बना रहे हैं उसमें। तो सब तैयार हो गए। फिर थोड़े टाइम बाद बाकी के फ्रेंड्स को समझ में आई कि आपस की लेन देन भी डॉलर में होनी है, होटल का बिल भी डॉलर में पे करना है, तो बहुत सारी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई खाली डॉलर की, ठीक। तो उनकी जो डोमेस्टिक करेंसीज थी वो धीरे धीरे उनकी डिमांड कम होने लग गई और उसकी वैल्यूज कम हो गई। अब जो है बाकी के फ्रेंड्स बोलने लगे कि हमें तो साला, हम रात दिन मेहनत करते हैं, पहले हमें डॉलर कमाना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिका ने उसका भी हल निकाल दिया। बोलते हैं हम कुछ ऐसी संस्थाएं क्रिएट कर देते हैं जो आपको लोन दिया करेंगी, तो आपका डॉलर में लेन देन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संस्थाएं बना दी गई जिसे हम IMF, वर्ल्ड बैंक ये सब कहते हैं। अब लोन्स तो वहां से मिलने लग गई, सारा ट्रेड भी, इंटरनेशनल ट्रेड भी डॉलर में होने लग गया। अब जो है दिक्कत ये आने लग गई कि बाकी सारी करेंसीज की वैल्यू नीचे जाने लगी। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि मेरी जितनी भी पॉपुलेशन है या मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं प्रिंट करता जाऊंगा डॉलर और वो कंज्यूम करते जाएंगे बाकी के देश से परचेस करते करते, क्योंकि डिफरेंशियल अब इतना बढ़ गया है एक्सचेंज रेट का। अब तो मुझे तो आई कैन परचेज एनीथिंग, उतना ज्यादा मेरा हाई वैल्यू है डॉलर का। तो अब बाकी के फ्रेंड्स जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्लॉग कर रहे हैं, और अमेरिका के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो वीकेंड ऑफ मना रहे हैं, ठीक। और पता चला कि वो तो प्रिंट कर रहे हैं, जितना परचेज करना है उतना परचेज कर लेते हैं, जहां से जो भी मर्जी पड़े, ठीक है। तो अभी 2 फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको समझ में आ गई कि ये तो एक तरह से रॉबरी चल रही है। प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, कंज्यूम कोई और कर रहा है, और वो छापते जा रहे हैं। देयर इज नो कंट्रोल ऑन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। तो ऐसे तो इन्फ्लेशन उनकी कंट्रीज में बढ़ने लग गया। तो इसमें से 2 बंदे थे, एक इराक था और एक लीबिया था। तो इराक वाले ने डी डॉलराइजेशन करने का ट्राई करा और उसका नतीजा भुगता, बिल्कुल वैसे लीबिया वाले के साथ हुआ, ठीक है। तो ये एक पूरा बैकग्राउंड है यूनिपोलर डॉलर जो पिछले ये एक नया उपनिवेश कॉलोनियलिज्म का एक नया। इसमें एक चीज समझाएं पहले आप कि जो डॉलर को रिजर्व करेंसी हो रहा है, इसके पहले जो था, तो पाउंड जो था वो
पाउंड किस तरह से चलता था? उस समय यूनिपोलर था क्या, जब पाउंड जो है वो रूल करता था तब? तो क्योंकि ब्रिटेन के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी, तो पाउंड को उन्होंने इम्पोज करना बहुत ही इजी था उनके लिए, बिकॉज दे ऑल्सो हैड द पॉलिटिकल पावर। बट अमेरिका डिड नॉट हैव पॉलिटिकल पावर ऑन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका ने क्या किया कि पाउंड को, किसी भी करेंसी का जब रिप्लेसमेंट होता है रिजर्व करेंसी का वर्ल्ड की, तो उसका बहुत ही सिंपल और सादा सा प्रोसेस है, आपको गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट करना है, बहुत ही सिंपल। ठीक, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने क्या किया कि जितनी भी वॉर सप्लाईज दी यूरोपियन कंट्रीज को, उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में उन्होंने गोल्ड कलेक्ट करना शुरू करा एज पेमेंट। और एक बार पूरा गोल्ड एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत पाउंड को रिप्लेस करके डॉलर बन गया वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी। इस तरह से रिजर्व करेंसी जब भी वर्ल्ड की चेंज करनी हो तो उसका बहुत ही सादा सा फॉर्मूला है, आपको गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल्स एक्यूमुलेट करने हैं फिजिकल फॉर्मेट में, ना कि पेपर। ठीक है, और आज हमें दर्शकों को ये जानना होगा कि बहुत सारे ETFs होते हैं, फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड पेपर। तो जितना पेपर मार्केट में है उतना एक्चुअल फिजिकल गोल्ड और सिल्वर नहीं होता मार्केट में। ठीक है, तो अगर आपको रिजर्व करेंसी अगर फ्लिप करनी है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गोल्ड और सिल्वर फिजिकल में एक्यूमुलेट करना है आपकी सेंट्रल बैंक्स में। तो अमेरिका वाज एबल टू डू इट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन एक्सचेंज ऑफ वॉर सप्लाईज। उन्होंने करेंसी नहीं ली, गोल्ड कलेक्ट किया फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, और स्लोली जो है पाउंड को रिप्लेस करके डॉलर बन गया नया रिजर्व करेंसी वर्ल्ड का, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के साथ। अब इसने ये भी समझा है कि ये जो पहले जो होता था, ये गोल्ड स्टैंडर्ड हम कहते थे कि जिसके पास गोल्ड है, अगर डॉलर की भी आप बात कर रहे हैं तो इट वाज बैक्ड बाय गोल्ड, इन द सेंस कि मान लीजिए आपके पास $1 ट्रिलियन का गोल्ड है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए $1 ट्रिलियन की करेंसी इशू कर देते हैं, राइट? करेक्ट, करेक्ट। तो अब आपके पास गोल्ड का वॉल्यूम तो $1 ट्रिलियन ही है, लेकिन आपका जो करेंसी वॉल्यूम है वो $50 ट्रिलियन हो गया। ये कैसे सस्टेन होता है? हाँ, सो 1913 में सबसे पहले जब फेडरल रिजर्व का जो ये संगठन बना, जो जिसके पीछे भी कहा जाता है कि ये वही यूके की कॉलोनियल एरिस्टोक्रेट फैमिलीज हैं जिन्होंने मिलके, कुछ गिने चुने कैपिटलिस्ट ने मिलके ये बनाया फेडरल रिजर्व। तो जैसे ही फेडरल रिजर्व का प्रिंटेड करेंसी का फॉर्मेट स्टार्ट हुआ, तो डॉलर में सबसे पहले पब्लिक का ट्रस्ट लाने के लिए दे स्टार्टेड पुटिंग अप फेसेस ऑफ किंग्स एंड क्वींस ऑन दैट नोट्स। ठीक है, और उसको हुक कर दिया गया एक गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ कि $20.67 वुड बी द इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर द आउंस ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसे फिक्स कर दिया गया। जब पाउंड को रिप्लेस करके डॉलर बन गया नया रिजर्व करेंसी, तब उसकी वैल्यू ऊपर होके $35 तक की लेके आ गए। उसके बाद जो कोल्ड वॉर छिड़ा रशिया के साथ, तो तब भी लोगों का ट्रस्ट थोड़ा कम होने लग गया, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो प्योर कॉइन्स हुआ करते थे एज करेंसी, उसमें से आते आते चीप मेटल्स के कॉइन्स आए, उसमें से आते आते अब प्रिंटेड नोट्स आ गई, उसमें से आते आते थोड़ा ट्रस्ट लाने के लिए किंग्स और क्वींस के फोटोज डालने शुरू हुए। उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो कोल्ड वॉर के दौरान ट्रस्ट बढ़ाने के लिए पब्लिक का, उन्होंने लाइंस ऐड की, इन गॉड वी ट्रस्ट। तो एक तीर से दो शिकार किए उन्होंने, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो रशिया की है, तब जो USSR हुआ करता था, वो रिलीजियंस पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, और पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ाने के लिए करेंसी में, तो इन गॉड वी ट्रस्ट ये टर्मिनोलॉजी ऐड की गई। पर ध्यान रखिए, अभी भी 1971 तक सारी करेंसीज गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ हुक्ड है, वो पेग्ड करेंसी है। लेकिन 1971 में रिवर्सल शुरू हुआ कि निक्सन और हेनरी किसिंजर, दे यूज्ड टू हेट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द इंडियन पॉपुलेशन। वो पूरे कॉन्वर्सेशन जो लीक हुए हैं उस पर से आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो 15 अगस्त 1971 के कुछ वीक्स पहले ही इंदिरा गांधी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस वक्त, उनको वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर का दर्जा मिला था बाय अ गैलप पोल, जो उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो 15 अगस्त का इसीलिए चयन हुआ आउट ऑफ हेट। तो 15 अगस्त को प्रेसिडेंट निक्सन, और भी काफी कारण थे कि उनकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, क्योंकि कंट्रीज जो थी, जैसे ही, एक बहुत सादा सी बात है इसमें फंडामेंटल, जैसे ही किसी का भी करेंसी के अंदर से ट्रस्ट चला जाता है, किसी कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट चला जाता है, किसी फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर से ट्रस्ट चला जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग जाएंगे करेंसी के साथ बैंक में जाएंगे,
करेंसी जमा करेंगे और उसके बदले में फिजिकल गोल्ड कलेक्ट कर लेंगे। भाई हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, हमें जो रियल वेल्थ है वो वापस दे दो, ठीक है। तो 1971 आते आते यूएस की इकोनॉमी इतनी खराब हो रखी थी कि सारे मित्र देश थे वो जाके बोलने लग गए कि भाई हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमको फिजिकल गोल्ड वापस कर दो। तो 15 अगस्त 1971 को निक्सन ने डिक्लेयर करा कि देयर इज नो गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी और देन देयर इज नो गोल्ड स्टैंडर्ड, आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जन्म हुआ फियाट करेंसी का, टोटली प्रिंटेड आउट ऑफ थिन एयर, आउट ऑफ नथिंग, कोई बेस नहीं। और क्योंकि सारी करेंसीज यूएस डॉलर से ऑलरेडी हुक थी विद द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी करेंसीज भी फियाट हो गई, मतलब आउट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रॉम 1971। यहाँ से जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। 1973 में हेनरी किसिंजर गए सऊदी अरेबिया और उन्होंने पेट्रो डॉलर का जन्म करवाया। व्हाट इज पेट्रो डॉलर? सिंपल ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफर किया गया सऊदी अरेबिया को कि सारी गल्फ रीजन है उसकी सिक्योरिटी हम देखेंगे, उसके एवज में आप जितना भी क्रूड ऑयल है वो डॉलर में ही बेचेंगे ओपेक कंट्रीज। तो ये हो गया पेट्रो डॉलर का जन्म 1973 में, एग्जैक्ट 50 इयर्स बिफोर। ये आपके जितना भी पेट्रोलियम ट्रेड था वो तो 71 से पहले भी डॉलर में ही होता था। पहले भी डॉलर में हुआ करता था बहुत सारा, लेकिन ये हो गई एक ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम की डील कि हम आप के जो अपोजिट फैक्शंस है, जो शिया सुन्नी का डिवाइड है, हम आपको उससे बचाएंगे, इसके बदले में आप पूरा क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर में ही बेचेंगे। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो वर्ल्ड का डॉलराइजेशन करना था और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था, ये जो मेरी बुक में भी आएगा, विच आई कॉल एज टू बकेट थियरी। टू बकेट थियरी मतलब यूएस डॉलर का वेपनाइजेशन। तो दो बकेट्स है, वन बकेट ऑफ नेशंस विल गेट आर्म्स एंड डॉलर्स, सेकेंड बकेट ऑफ नेशंस गेट सैंक्शंस। तो ये इस तरह से तीन चीजें यूएस डिवाइड करता है, आपको नेबर्स के साथ फाइटिंग करवाएगा और हेल्दी नेशंस को लगता है कि बाजू वाले को पनिश करने के लिए मुझे तो डॉलर कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि उसको सैंक्शन होना है, ठीक है। तो ये टू बकेट थियरी से डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस आज तक कायम है।